गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में इंटोमोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आपको पता है इंटोमोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंटोमोलॉजी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आपको लेक्चर के बिटवीन सिर्फ चीज़ों को समझनी है ताकि आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करें इंटोमोलॉजी को। चलिए देखिए, इंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली हम देखो लिखा हुआ बाद में पढ़ना, लिखा हुआ पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा, उस पर आपको सोचना नहीं है। बट जो बातें मैं बता रहा हूँ ना उन पे फोकस कीजिए। लिटरली आपको इंटोमोलॉजी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इंटोमोलॉजी, तो इंटोमोलॉजी से आपको ये पता चलेगा कि सर ये ना मोस्टली हम इंसेक्ट के बारे में कहाँ पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि भैया बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, एक होते हैं जूलॉजी, एक होते हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी में तो हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होगा जूलॉजी के अंदर मोस्टली हम लोग इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इंटोमोलॉजी क्या है, एक जूलॉजी की ब्रांच है जहाँ पे हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। चाहे उनका लेग कैसा है, वो किस तरह से अपने आप को ग्रोथ करते हैं, उनके विंग्स मॉडिफिकेशन क्या है, उनकी फीडिंग हैबिट क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहीं से एक टर्म आता है दैट इज एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं, भाई क्या लग गया, एग्रीकल्चर लग गया। मतलब जो हमारे फसल होते हैं, जो हमारे खेती बाड़ी हम करते हैं, उसमें इंसेक्ट का क्या रोल है। हो सकता है वो बेनिफिशियल रोल हो सकता है कि हाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे फसलों को बढ़ने में काफ़ी हेल्प करते हैं। चाहे जैसे कि आप हनी बी की बात कर लीजिए, हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। आप लैक वार्म की बात कर लीजिए, आप सिल्क वार्म की बात कर लीजिए, ये क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन बहुत सारे इंसेक्ट्स, मतलब अगर एक रफ आइडिया लूँ तो 10% से भी कम ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और 80 to 90% ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स के थ्रू क्या होता है, आपको अलग अलग तरह के फसल में डैमेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रैब हो गया, कैटरपिलर हो गया, ठीक है, लॉट्स ऑफ द थ्रिप्स हो गया। तो लॉट्स ऑफ द इंसेक्ट्स जो है वो हमारी फसल को डैमेज करते हैं अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी के में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि भैया इंटोमोलॉजी एक ब्रांच है जूलॉजी का जहाँ पे हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उसी के एक ब्रांच है एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट से इंसेक्ट्स का क्या रोल है वो देखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है कि भैया फादर ऑफ इंटोमोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंटोमोलॉजी कौन है बताइए, एनीवन, किसी को पता है? तो ये है आपके विलियम किर्बय। विलियम किर्बय जो है वो फादर ऑफ इंटोमोलॉजी माने जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे। आपको पता है, एक देखिए बेसिक्स आइडिया बताता हूँ इंसेक्ट्स के बारे में। आपको पता है कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो मोस्टली अर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। ठीक है भाई, पता है ना इंसेक्ट्स क्या है, एक तरह का एनिमल है तो एनिमेलियम आएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन। तो इंसेक्ट्स क्योंकि एनिमल तो आते हैं एनिमेलिया में, और एनिमेलिया में सबसे बड़ा ग्रुप कोई है तो कौन है आपका? अर्थोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ये आपका ग्रुप माना जाता है। ठीक है, एनिमल किंगडम में। अब बात ये है कि यहाँ पे देखेंगे तो अर्थोपोडा, अर्थो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड, और पोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेज। मतलब यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होंगे उनके आपको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मतलब उनके पैर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा ये फाइलम माना जाता है। 78% जितने स्पीसीज हैं वो आपके लगभग हमारे अर्थोपोडा ग्रुप में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे इंसेक्ट्स जो है वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इतना सी याद रखना है कि इंसेक्ट्स जो है वो एनिमेलिया ग्रुप में आता है, और एनिमेलिया ग्रुप का सबसे बड़ा कोई फाइलम है तो कौन सा? आपका अर्थोपोडा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अर्थोपोडा इतना बड़ा क्यों है भाई, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि भाई अर्थोपोडा जो है
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। ठीक है, आपको पता है कि इनके बॉडी में सेगमेंट होते हैं, ये हेड हो गया, ये थोरेक्स हो गया, ये इसके एब्डोमेन हो गए। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि इनकी बॉडी क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ भी आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे तो जो अर्थोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं इनके बॉडी में आपको सेगमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बॉडी सेगमेंट बियर जॉइंटेड अपेंडेज, अब जहाँ पे सेगमेंट है वहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको विंग्स देखने को मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पे कई बार देखेंगे तो यहाँ पे हेड हो गया, यहाँ पे थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, है ना, पैर देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ में आप देखो तो जो कई बार इनके देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं टेगमा, और ठीक है आपस में कई बार ये यूनाइट कर जाते हैं जिसको हम टेगमोसिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में इनकी जो बाहरी लेयर होती है, जैसे हम लोग में क्या है, हम लोग में एंडोस्केलेटन पाया जाता है। देखिए स्केलेटन की अगर बात करें तो दो तरह का होता है, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। आपको पता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारी कहाँ पे है, शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग में एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। लेकिन इन लोग को क्या होता है, इन लोग के अंदर हड्डियां नहीं होती है, इसके बाहर की तरफ एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, मतलब बाहर देखेंगे आप इंसेक्ट तो इसको बाहर में एक लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सोस्केलेटन। थोड़ा सा ये कठोर होता है। और ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा काइटिन का बना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, तो ये काइटिन का बना होता है। ठीक है, नौ ये मोल्टिंग के थ्रू ग्रो करते हैं। आपको पता है, आपने देखा होगा कि स्नेक, कई बार आप फील्ड में जाते होंगे घूमने के लिए तो आपने देखा होगा कि स्नेक का वहाँ पे केचुआ होता है, केचुला उसको बोलते हैं, केचुला। ठीक है, तो वो क्योंकि अपना आपको ग्रोथ करने के लिए, जैसे मान के चलो कि कुछ यही वाली बात होगी, स्नेक है, ठीक है, इसके ऊपर डेफिनेटली एक लेयर होगा, है ना। अब क्योंकि इस लेयर के अंदर ये है और जब ये बड़ा होगा तो ये क्योंकि ऊपर की तरफ लेयर है वो तो बढ़ेगी नहीं, अब उसको अब इस स्नेक को बढ़ने के लिए इस लेयर को उतारना पड़ेगा, और फिर ये क्या करते हैं, इस लेयर को उतार देता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो सांप के केचुला आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो क्यों उतारता है, ताकि वो अपने साइज को बढ़ा सके। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मोल्टिंग करते हैं। सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मोल्टिंग, एक्सोस्केलेटन, इनके सारे जो क्लासिक हेड में क्या होता है, थोरेक्स में क्या होता है, एब्डोमेन में क्या होता है, जिसको हम टेगमोसिस बोल रहे हैं, उसको बताऊंगा मैं आपको। इसके पैर के बारे में पढ़नी है तो अभी बस सिर्फ चलते, ये सिर्फ समझते चलो कि भाई आर्थ्रोपोडा में जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, इसमें जॉइंटेड आपको पैर देखने को मिलेंगे। इनकी जो ये होते हैं उनको हम 2 से 3 रीजन में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनके 2 से 3 सेगमेंट होते हैं जिसको हम टेगमोसिस बोल रहे हैं या टेगमा बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा और ये मोल्टिंग के थ्रू अपने आप को ग्रोथ करते हैं। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि इनकी बॉडी जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। देखिए 2 टाइप के आपके सिमेट्री देखने को मिलते हैं। सिमेट्री की बात करें तो 2 टाइप के सिमेट्री होते हैं, एक होता है रेडियल सिमेट्री और एक होता है आपका दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए रेडियल सिमेट्री की बात करें तो इसको आप किधर से भी काट दो इक्वल साइज में कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री की क्या बात होती है कि इसको आप एक ऊपर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसको इधर से काटोगे तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, जैसे मान के चलो ये कोई एक बबुआ है, ठीक है, ये है, क्या ये बायलेटरल सिमेट्री कर सकता है? बिल्कुल, इसको आप ऊपर से काटेंगे तो ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो रेडियल सिमेट्री होते हैं, मतलब जिसको किधर से भी काट दीजिए वो इक्वली कटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्री 2 टाइप का होता है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। तो जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो भाई ये आपके रेडियल सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डोर्सल ब्रेन विथ गैंग्लियोनेटेड टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए डोर्सल क्या होता है, 2 वर्ड होता है, एक होता है डोर्सल, एक होता है वेंट्रल। जैसे ये अगर इंसेक्ट है
ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो गया ना, ये पोर्शन ये डोर्सल हो गया, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन जो हो गया वो वेंट्रल होता है, ठीक है। तो ऊपरी पोर्शन डोर्सल, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, वेंट्रल होता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डोर्सल ब्रेन देखने को मिलता है, मतलब ब्रेन कुछ डोर्सल पोर्शन पे होता है और कुछ इस तरीके से ये गया होता है पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हमारे हार्ट में, हमारे बॉडी में क्या होता है, बॉडी ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट होता है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। लेकिन यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें ऐसा कोई खास मैकेनिज्म नहीं होता, इनकी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो मूव कर रही होती है, जिसको रिक्वायरमेंट होता है वो ले लेता है, ठीक है। जैसे भाई सिंपल सी बात है ना, अगर हमारे ब्रेन को ब्लड पहुंचाना है तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और पंप करने की मदद से पूरी बॉडी में हमारी ब्लड सर्कुलेट कर जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पूरे शरीर में ब्लड भरा होता है, जिस ऑर्गन को ब्लड चाहिए होता है वो ले लेता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग हीमोसिल, ठीक है। समझ में आ गया। नो, इसमें आपको रिस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, और ये स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म कहाँ होता है, एनस में, ठीक है। कोई दिक्कत। साथ में आपको यहाँ पे हार्ट जो देखने को मिलेगा, लोकेटेड एट डोर्सल साइड अलोंग विथ ओस्टिया, ठीक है। इनके हार्ट मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता, बट जिस किसी की भी कई बार कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है, तो ये डोर्सल साइड में लोकेट होता है और पूरे बॉडी में ओस्टिया जो है वो फैला होता है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सीलिया जो होता है वो अब्सेंट होता है। इनके सेक्सेस मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कई बार ये आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से करेक्टरिस्टिक्स है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछ देता है एक्सप्लेन या फिर राइट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आपको ये लिखनी है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आर्थ्रोपोडा जो है इसको अगेन हम क्लासिफाई करते हैं सब फाइलम दैट इज यूनिरेमिया में, और इसमें अगेन 7 क्लासेस आते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें सारे जो 6 हैं वो आपको नहीं पढ़नी है डिटेल में, सिर्फ इनकी आपको एग्जांपल याद रखनी है, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में, दैट इज अ हेक्सापोडा, ठीक है। देखिए फिर आपका एक और होता है दैट इज ट्राइलोबीटा, और ये ट्राइलोबीटा इसमें जितने भी इंसेक्ट्स आते थे इस क्लास के अंदर वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। फिर अगला आता है दैट इज क्रेस्टेसिया, इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूँ, अरेकेनिडा, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा और क्रस्टेशिया काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। देखिए क्रस्टेशिया, सी से याद रखिएगा क्रस्टेशिया, और सी से आपको हो गया दैट इज अ क्रब, ठीक है, लोबस्टर, ठीक है, प्रॉन, जिसमें सेल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि आपका जो क्रैब होते हैं उसके ऊपर में क्या होता है, पतला सा मतलब सेल होता है ना प्रेजेंट। प्रॉन देखेंगे उसमें भी होता है, क्रैब देखेंगे उसके अंदर भी होता है, लोबस्टर के अंदर भी ऊपर भी देखेंगे तो क्या होगा, एक सेल प्रेजेंट होगा। तो क्रस्टेशिया जो है वो इसके एग्जांपल आप याद रखिएगा, ठीक है। चिलोपोडा की बात करें तो इसमें क्या होते हैं आपके, दैट इज आते हैं सेंटीपीडे। आप मोस्टली देखेंगे जब बरसात का टाइम होता है तो आपको सेंटीपीडे दिखाई पड़ेंगे। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि सेंटीपीडे होता क्या है, तो आपको दिखाऊंगा फोटोग्राफ डेफिनेटली, तो आपको समझ में आएगा कि सेंटीपीडे क्या होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखिए फोटोग्राफ को, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटीपीडे होते क्या है। ये देखिए, ठीक है, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये क्या है, सेंटीपीड है। और सेंटीपीड की खास बात याद रखिएगा कि जो पहला ये तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है वो एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना है। बाकी इसका जो फर्स्ट पेयर होता है ना पॉइजनस होता है, ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग जो होता है वो पॉइजनस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है वो एंटीना है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसमें देखिए सारे के सारे आपको ज्वाइंटेड लेग दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। आप नोटिस करो कि एक सेगमेंट में कितने लेग इसके हैं, बताइए एक सेगमेंट में कितने लेग हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको दिखाता हूँ फोटोग्राफ, और चीजें नोटिस करने की कोशिश करो कि एक सेगमेंट के अंदर आपको कितने लेग दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखो इसमें क्लियर हो जाएगा आपको एक सेगमेंट में कितने लेग दिखाई पड़ रहे हैं। देखो एक सेगमेंट में यहाँ पे एक वन पेयर ऑफ लेग दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट पेयर होगा वो क्या होगा, आपका
पॉइजनस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखिए फिर आता है आपका दैट इज डिप्लोपोडा, जिसमें आता है आपका मिलीपीडे। अब मिलीपीडे क्या होता है ये भी देख लो साथ में। ठीक है, ये सेंटीपीड था। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको मिलीपीडे क्या होता है। ये कल की क्लास थी ना, वो बता रहा था वहाँ पे। तो जब चीज़ों को देखोगे ना तो आपके माइंड में रहेगा। ये देखिए, आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे इसको टच करोगे तो ये गोल गोल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मेलिपीडे होता है ना? देख पा रहे हो, इसमें बहुत सारे लेग्स होते हैं प्रेजेंट। तो ये हो गया मेलिपीडे। ठीक, कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कि मेलिपीडे जो होता है वो किस में आता है? डिप्लोपोडा में आता है। फिर अरेकेनिडा जो होता है, इसमें माइट्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टीक, वो इसके अंदर आते हैं, अरेकेनिडा के अंदर। और एक आता है दैट इज ओनाइकोफोरा, और ओनाइकोफोरा में आपके पेरिपेटस, इसमें आपको खास बात है क्लॉन देखने को मिलेंगे। मतलब अगर ये इंसेक्ट ऐसा है तो यहाँ पे आपको इसमें पैर, छोटे छोटे ऐसे पैर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, और इसका पेरिपेटस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो इंपॉर्टेंट, अरेकेनिडा, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, क्रस्टेशिया, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, इसके डिटेल में जाके आपको स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ें। चलिए नौ, अब हमारा यहाँ पे जो अर्थोपोडा का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो खत्म होता है। अब हम ये समझेंगे कि इंसेक्ट जो हैं वो इतने डोमिनेंस क्यों हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई इंसेक्ट हमारे धरती पे इतने ज़्यादा डोमिनेंस क्यों हैं। ठीक है, मतलब डोमिनेंस करने का सेंस हुआ कि इतने ज़्यादा अमाउंट में है, और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं डोमिनेंसी शो करते हैं। मतलब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस का देखिए मतलब है, डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब है कि आप जो है, ध्यान सुनिए, अपने भाई के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर डोमिनेंट है कि नहीं, आप जो बोलते हैं वो बात मानता है कि नहीं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डोमिनेंस है कि भाई इंसेक्ट इतने ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा, इतने ज़्यादा अमाउंट में क्यों प्रेजेंट है? ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो देखिए, बताता हूँ आपको। देखिए सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है, आपको पता होगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो हमारे आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए। ठीक है, केवल कुछ ही इंसेक्ट हैं 13 लाख से 15 लाख के आसपास जिसके बारे में हम आज जानते हैं, हमारे पास उनके बारे में नॉलेज है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, उनकी स्टडी की जा रही है, उनके ऊपर खोज जो है वो निरंतर चलती जा रही है। लेकिन अभी भी हमें उतना ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स रहे जो कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब उनकी प्रजाति जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ये इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, तो वहाँ पे एक इवोल्यूशन करके चैप्टर है, तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताऊंगा, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। वहाँ बताऊंगा कि भाई क्या ऐसा प्रक्रिया होता है कि लोग, जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा वो चीज़ें। बस अभी इतना समझिए कि बहुत ही कम ऐसे स्पीसीज है इंसेक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट कर गए, उनकी प्रजाति खत्म हो गई। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के ऊपर लॉट्स ऑफ वेरिएशन, अलग अलग फीडिंग हैबिट, अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग मॉडिफिकेशन टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। हम अलग अलग टाइप के आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उनका चलने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका उड़ने का तरीका, उनका रहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं उनको डोमिनेंस बनाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब क्योंकि उनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस है, मतलब काफ़ी हल्का है। आप वो अगर मैं बोलूँ उड़ जाओ तो नहीं उड़ पाओगे, क्योंकि हमारा बोन्स काफ़ी हैवी है। लेकिन इनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और यही जो इनके काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि ये जो है वो प्रोवाइड करता है लार्ज एरिया ऑफ अटैचमेंट,
ऑफ मसल्स, प्रोटेक्ट इंसेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, आप देखेंगे खासकर आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्योंकि आप देखिए उसको देख लीजिए, खासकर आप देखेंगे तो जो आपका बीटल होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक जो प्रेजेंट होता है, जैसे कोई उसको एनिमी खाएगा तो वो उसके थोड़ा सा अंदर खुद को ऐसे मोड़ लेगा तो बाहर की तरफ बहुत कठोर लेगा, वो तो उसको खा नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इसको बचाता है, इंजरी होने से बचाता है और इनको इनके एनिमी से ही बचाता है। ठीक है, और ये एक कारण बनता है एक्सोस्केलेटन, जिसकी मदद से ये अपने प्रे को, शिकार को आराम से खोज सकते हैं, उनको खा सकते हैं और साथ में ये छुप सकते हैं। ठीक है, तो काइटिनस लेयर होना भी इनके लिए कहीं ना कहीं डोमिनेंसी का कारण बनता है। अगला फ्लाइंग कैपेसिटी, आपको पता है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लाई कर जाते हैं। अगर सपोज यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है, उसको सेंस हो गया कि पीछे की तरफ कोई हमारा शिकार आ रहा है, शिकार आपको खाने के लिए, तो ये क्या उड़ जाएंगे, तो बच गया कि नहीं। ठीक है, अगर उड़ नहीं पाता तो इसको खा लेता, क्योंकि दौड़ कितना दौड़ पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको ये अलग अलग इंसेक्ट से बचाता है। साथ में अगर आप देखेंगे कि अगर इंसेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आराम से रह रहा था इस हैबिटेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई मौसम में परिवर्तन आ गया और जिसकी वजह से यहाँ पे सूखा पड़ गया, यहाँ पे खाना बचा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, फ्लाइंग कर जाएगा, इस पोजिशन से दूसरे जगह पे मूव कर जाएगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इनके लिए डोमिनेंसी का कारण बनता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो 6 किलोमीटर पर हावर की वजह पर हावर की मदद से ये क्या होते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उड़ते हैं, माइग्रेट करते हैं। जो हॉक मॉथ होता है वो 17 किलोमीटर पर हावर की मदद से जो है वो माइग्रेट करता है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो जो लोकस्ट होता है, ठीक है, लोकस्ट का अटैक आप जानते हो बहुत हैवी होता है, बहुत झुंड में चलते हैं और ये बहुत लंबे बहुत दूर दूर से माइग्रेट करके आते हैं, अलग अलग कंट्री से माइग्रेट करते हुए हमारे इधर आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहीं इनका जो माइग्रेशन कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं फ्लाइंग की वजह से आ रहा है। ठीक है, जो इसके लिए क्या होता है, डोमिनेंसी का रीजन बनता है। साथ में इसमें होता है हेक्सापोड मूवमेंट, मतलब इसमें 6 लेग देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनमें जो 3 स्टार्टिंग के 3 लेग होते हैं वो बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं और रेस्ट ऑफ द जो लेग होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो अगर 2 लेग इनके डैमेज भी हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी लेग प्रेजेंट है तो मूवमेंट में कोई इशू नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो इनको डोमिनेंस बनाता है। साथ में स्मॉल साइज का काफ़ी छोटा है, कहीं भी ये छुप सकते हैं, अगर कोई इनके एनिमी आ रहे हैं तो छुप जाएंगे। ठीक है, अगर कोई फूड की शॉर्टेज भी हो गई, ठीक है, या कोई ऐसा एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन आ गया तो आराम से खुद को ढाल लेंगे, आराम से कहीं ना कहीं वो कहीं आराम से किसी स्पेस पे छुप जाएंगे। तो अगर कम फूड भी अवेलेबल है तो भी, क्योंकि बॉडी साइज छोटी है, तो भी इनको कोई दिक्कत खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो अगर हमें हमारी आसपास फूड नहीं है, हमारा पेट नहीं भर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव करना मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए क्या सारे ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा फूड को हमें इनटेक करना पड़ता है। लेकिन इनकी बॉडी का साइज छोटा है तो डेफिनेटली इनको बहुत हेल्प मिलती है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो चाहे वो इकोलॉजिकल हो। ठीक है, समझ रही बातें। चलिए, देखो साफ साफ लिखा है कि बॉडी का साइज छोटा होता है तो आसानी से क्या होते हैं, एनिमी से बच जाते हैं। ठीक है, बड़ा होता तो दिक्कत हो जाता। अगला आता है यूनिवर्सल एडेप्टेबिलिटी। आपको पता है कि अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टाइप के हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, सारे का जो हैबिटेट है वो बिल्कुल अलग है। आप देखिएगा तो इंसेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो -50 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सॉल्टी इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आइस वाले एरिया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा रेत होता है ना, बालू होता है, वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा है, और ये अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग जगहों पे भी क्या होते हैं, खुद को ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि इनके लिए प्लस पॉइंट बनता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हम अभी रहते हैं इंडिया में रहते हैं, अगर आपको बोल दें कि आप ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस हो, तो आपके लिए थोड़ा सा ये परेशानी का कारण बन जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे सर्वाइव ही ना कर पाओ। कि आपको बोल दे कि ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली जाती है, डेफिनेटली आप यहाँ भी नहीं रह पाओगे। ठीक है, लेकिन ये इंसेक्ट्स जो होते हैं वो खुद को ऐसे मॉडिफाई किए होते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जो इंसेक्ट इंडिया में रह रहा है उसको वहाँ बाहर भेज दो तो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, नहीं। यहाँ पे इंसेक्ट अलग है, यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो अलग है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इंसेक्ट्स भी इनमें किस तरह के वेरिएशन है जो कि अवेलेबल है।
ठीक है, जो इनको डोमिनेंसी बनने में मदद करता है। ठीक है, नौ अगला क्वेश्चन है स्केटर्ड सेंस ऑर्गन। इनके अलग अलग सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आई जो होता है वो देखने के लिए होता है। ठीक है, हियरिंग के लिए इनके पास एंटीना होता है। टेस्ट के लिए इसके पास ये एंटीना के थ्रू भी टेस्ट कर लेते हैं, स्मेल एंटीना के थ्रू भी कर लेते हैं ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें स्केटर्ड इनके सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत जो इनको डोमिनेंसी होने से नहीं रोकता है। ठीक, अगला आता है आपका, देखिए यहाँ पे तो डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इनका नर्वस सिस्टम जो होता है आपको मैंने बताया था, जैसे ये इंसेक्ट है। ठीक है, ये मान के चलिए इंसेक्ट है, यहाँ पे इनका माउथ है तो यहाँ पे ब्रेन होता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है पूरे बॉडी में ऐसे से फैला होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ये कोई फीमेल है और ये जस्ट अंडा देने वाली थी, एग लेइंग करने वाली थी, और इनका ये पोर्शन डैमेज हो गया तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉट बाद में मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनका ब्रेन ही अगर इसका डैमेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बॉडी पार्ट में पूरा फैला हुआ है नर्वस सिस्टम, फिर भी ये एग लेइंग कर देगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो क्योंकि इसके पूरे बॉडी में क्या होती है, नर्वस सिस्टम फैली होती है ना। कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो साफ साफ लिखा है कि कट सिल्क माउथ फीमेल एब्डोमेन। अगर आप जैसे मान के चलो कोई सिल्क माउथ है, वो प्रेग्नेंट है, वो जस्ट एग लेइंग करने वाली थी, उसका अपने एब्डोमेन कट कर दिया, तो फिर भी वो क्या करेगी, कैन गेट फर्टिलाइज बाय मेल, फिर भी वो फर्टिलाइज होगी मेल के साथ और वो एग लेइंग कर देगी, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम जो है वो फैले होते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होते हैं इनमें। ठीक, कोई दिक्कत नो। अब इनको पता है कि ये रिस्पिरेशन करते हैं ट्रैकियल के थ्रू। ट्रैकिया जो है वो इनको रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए एडवांटेज का कारण है। साथ में खास बात ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखेंगे तो भैया 1000, 10,000, 12,000, 15,000 अंडे देते हैं ये। सोचिए उस अंडे से फिर कितने सारे आपके इंसेक्ट्स निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीज़न हो सकता है इनके डोमिनेंसी होने का। ठीक है, कोई दिक्कत। और खास बात यह है कि ये अंडे भी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे भी देते हैं, तो ये ओविपेरी भी होते हैं और विविपेरी भी होते हैं। ठीक, चलिए अगला आता है आपका डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको पता है कि एग होते हैं, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट बनता है। ठीक है, तो इनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अलग अलग है, मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग फेज से होते हुए हमारे फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये भी इनके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ में फीडिंग सफिशिएंसी, मतलब इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ होते हैं जो पॉलीफेगस होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप देखेंगे कि प्लांट की ये रूट पे भी अटैक कर सकते हैं, प्लांट के लीफ पे भी अटैक कर सकते हैं, उनके फ्रूट पे भी अटैक कर सकते हैं, स्टेम पे भी अटैक कर सकते हैं। मतलब इनकी कहीं ना कहीं जो फीडिंग हैबिट होती है वो पॉलीफेगस होता है, मतलब अलग अलग ये उनके फूडिंग हैबिट होते हैं, अलग अलग चीज़ों पे ये अटैक कर सकते हैं। ठीक है, कोई खास स्पेसिफिक नहीं होता कि हम सिर्फ अगर पोटैटो पे अटैक करें तो सिर्फ हम पोटैटो पे ही अटैक करेंगे, ये कोई और फसल पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, साथ में इनकी खास बात ये होती है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन लेके चलते हैं। दैट मीन्स कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया, कोई एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया, तो ये क्या करेंगे, हाइबरनेट कर जाएंगे। ठीक है, आप में होता है कि आप कि भैया आप जैसे पोलर बियर की बात करें तो आपको पता होगा 6 महीने ये खूब खाता है, खूब खाएगा, मतलब इतना ज़्यादा खाना खाता है कि पूरा मोटा तगड़ा हो जाता है। ठीक है, उसकी खास बता रहा हूँ, देखिए खास कितनी खास बात है कि पोलर बियर 6 मंथ पूरा खाता है। ठीक है, मतलब पूरा, मतलब खा पी के एकदम पूरा मोटा हो जाएगा। फर्दर आफ्टर 6 मंथ ये हाइबरनेट कर जाता है, मतलब कहीं जाके गुफा में सो जाएगा और फिर 6 महीने बाद पूरा पतला दुबला होके निकलता है। तो कहीं ना कहीं इनमें हाइबरनेशन की कैपेसिटी होती है, लेकिन हम लोग में तो ऐसा नहीं होता, हमको तो प्रॉपर हर दिन खाना खाने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं इनको डोमिनेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और इनका कई बार देखेंगे तो स्ट्रक्चर भी जो है वो स्ट्रक्चर इनकी बेनिफिट भी मिलती है, क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर को कई बार क्या होते हैं चेंज कर लेते हैं। आप छिपकली की बात कीजिए, आपको पता होगा छिपकली जो होती है इनकी टेल होती है, जब इसको कोई इंसेक्ट कोई एनिमी इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता है, या अपनी टेल को छोड़ देती है।
जिससे वो डाइवर्जन क्रिएट हो और ये वहाँ से भाग निकले। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें कैमोफ्लेज की कैपेसिटी भी होती है, वो अपने अपने जिस क्लाइमेट में वो है, जिस जिस इन्वायरमेंट में वो है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने रंग को चेंज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो देखने को मिलती हैं वो भी इनको हेल्प करता है। साथ में कई बार ये अलग अलग इंसेक्ट के मिमिक्री भी करते हैं जो कि इनको एनिमी से बचने में हेल्प करता है। तो स्ट्रक्चरल भी इनको बेनिफिट मिलता है। तो लॉट्स ऑफ रीजन है। कई बार आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इंसेक्ट के डोमिनेंस होने के पीछे रीजन क्या है। तो आपको मैंने अलग अलग पॉइंट बता दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल में आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। जो कि चैप्टर 2 था हमारा। चैप्टर 3 के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, हार्मफुल, बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव इंसेक्ट। मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं उनसे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आपको मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लिंक जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए फिर, ये हमारा लेक्चर 1 था जहाँ पे होप्स आपको मज़ा आया होगा चीज़ों को पढ़ के। और ऐसे ही आपको बस पढ़ते रहना है, चीज़ों को समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए रेदर देन रटने के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।